नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और एक जो सवाल आप सभी के मन में है कि क्या ओबीसी एससी को सीटें कम मिली हैं, पीईटी में कितने अंक हमारे हों, मार्क्स हमारे हों तो हम फॉर्म भर सकते हैं, इसको भी लेकर के बताएंगे आप सभी को। क्लासेज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आप देखेंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल रहेगा इसी प्रकार से, और क्लासेज भी आपकी एग्ज़ाम डेट तक चलती रहेगी। क्लासेज बीच में ब्रेक नहीं होंगी, आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। और इस ग्रुप में आप तभी जुड़े हैं जब आपको रेगुलर क्लास करनी हो, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। ग्रुप में जुड़ने से केवल सिलेक्शन नहीं होना है, जितने भी आपको हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, क्लास की वीडियोज प्रोवाइड कराएंगे, वो सभी आप उसी दिन, जिस दिन का जितना भी आपको काम दिया जाएगा, आपके स्टडी मटेरियल, आप उसी दिन उसको कंप्लीट करेंगे। और ऐसा आपने सोचे कि समय बहुत ज़्यादा है, आराम से पढ़ते चलेंगे, नहीं। रेगुलर आप 2 घंटे ही पढ़ेंगे हमारे साथ, 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी बना के रखनी है। अब आगे देखिए, आप सभी, बहुत सारे बहनों ने अपने स्कोर कार्ड शेयर किया है कि हमारे इतने मार्क्स हैं तो क्या हम आवेदन कर पाएंगे, क्या हम एलिजिबल रहेंगे भर्ती के लिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो वास्तविक स्कोर 0 है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर माइनस में है। इन दोनों में से कोई तो स्कोर कम से कम आपका प्लस में रहना चाहिए। प्लस में मतलब है कि 0 से ज़्यादा रहना चाहिए, मोर देन 0। 0 या फिर 0 से कम माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये बहन अनफॉर्चुनेटली आप भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसी तरीके से एक स्कोर कार्ड आप यहाँ पर देख लीजिए। आप लोग कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप संकोच मत किया करिए, पूछ लिया करिए। सही जानकारी आपको मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए वास्तविक स्कोर 2.5, जबकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर कम हो गया है। अब उसके लिए आप सभी नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है। अगर आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पीईटी 2023 की परीक्षा में आप शामिल हुए हो, यानी केवल फॉर्म भरा होगा तो उससे मतलब नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम आप दिए हो, आपका रिजल्ट आया हो, और आगे देखिए उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। पीईटी 2023 में, पीईटी 2022 वैलिड नहीं है, पीईटी 2023 से ही फॉर्म भर पाएंगे। बहुत सारी बहनों ने पीईटी 2023 का एग्ज़ाम नहीं दिया था, जबकि आप सभी को देना चाहिए था। उस समय हमने कई बार वीडियो बना करके आप सभी से कहा भी था कि वैकेंसी तो 100% आएगी, आप लोग पेट दिए रहेंगे तभी आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। आगे देखिए, इसमें पीईटी 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यूआर के लिए एज लिमिट 40 साल है मैक्सिमम, और मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलती है। डिप्लोमा होना चाहिए, 10th और 12th के बाद एएनएम का डिप्लोमा कोर्स आपका कंप्लीट रहना चाहिए। साथ ही साथ फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट तक, उसके पहले पहले आपका यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया हो। जनरल के लिए आपको कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है। जिनको ईडब्ल्यूएस का लाभ चाहिए तो उनको डोमिसाइल और ईडब्ल्यूएस, जिनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होता है। जो सामान्य वर्ग में है आप निवास बनवा लीजिएगा, बाकी आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं बनवाने होंगे। बाकी आपका 10th का, 12th का, एएनएम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन आपका। 2022 पेट वैलिड नहीं है। पीईटी 2023 आप ऐसे भी सोचिए ना, पीईटी 2022 की वैलिडिटी ही समाप्त हो चुकी है पीईटी 2023 का रिजल्ट आते ही। तो अब जो भी वैकेंसी आएगी पीईटी 2023 से आएगी, ठीक है। इस तरह के मैसेज ग्रुप में भी आप लोगों ने कहीं पर शेयर किया हुआ है, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। या फिर जिन लोगों ने पीईटी नहीं दिया है, अब इसमें देखिए लापरवाही है आप सभी की, आप सभी नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन लापरवाही है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पेट आपको देना चाहिए था जब आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी भर्ती अगर फॉर्म आवेदन करना है तो पेट अनिवार्य है, तो फिर आपको पीईटी देना चाहिए। अब पिछले साल विज्ञापन नहीं आ पाया तो फिर आपको पीईटी 2023 का फॉर्म तुरंत भर देना चाहिए था। इसके पिछले वाले 92-12 वाली वैकेंसी में भी बहुत सारी बहनों ने पीईटी का एग्जाम नहीं दिया था। उसमें जो भी संगठन आदि के लोग थे उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन सरकार के द्वारा या फिर विभाग के या फिर आयोग के द्वारा इस पर सहमति नहीं बन सकी,
यानी कि जिन लोगों ने पीईटी दिया था सिर्फ उन्हीं को मौका मिला फॉर्म आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो वैकेंसी पूरी होगी, वैकेंसी रद्द या कैंसिल ये सब चीज़ें किसी को नहीं कहना चाहिए। आपने अगर पेट नहीं दिया है 2023 का तो आपसे कहीं ना कहीं वहाँ पर लापरवाही हुई है। या तो पेट को समाप्त कर दिया जाए तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर पीईटी रहेगा तो पीईटी 2023 ही लागू होगा, पीईटी 2022 लागू नहीं होगा। 2800 ग्रेड पे नहीं बढ़ेगा, 2000 बिल्कुल अभी नोटिफिकेशन में 2000 ग्रेड पर ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन दोबारा से जारी हुआ है। आपकी जो निवास है जाति है 1 साल 2 साल 3 साल पुराने चल जाते हैं। केवल ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है कि 1/4/2024 को या उसके बाद का बना रहना चाहिए, इसके पहले का मान्य नहीं करेंगे। 8 महीने पर आपको वेटेज नहीं मिलेगा। 1 साल कम से कम रहेगा तो आपको 3 अंक मिलेंगे, फिर 2 साल कंप्लीट हुआ रहेगा तो 6 अंक मिलेंगे, 3 साल कंप्लीट हुआ रहेगा मतलब महीने नहीं देखे जाएंगे। अभी इसी पर बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट सुनिएगा। क्लास के लिए पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि क्लास बिल्कुल चल रही है और ऑलरेडी क्लास चल रही है, लगभग 23 क्लास हो चुकी है और नए सिरे से टेलीग्राम पर ही आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। केवल संविदा के वेटेज के आधार पर पूरा नोटिफिकेशन एक बार फिर से आप भी देखिएगा। नोटिफिकेशन में वेटेज के आधार पर आयु सीमा की छूट की बात नहीं कही गई है। आरक्षण के आधार पर या फिर चाहे उसमें वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, उसके आधार पर अगर वहाँ पे आपके लिए एलिजिबल है तो वहाँ पे बिल्कुल आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। अगर आपने पीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पीईटी 2023 ही होना चाहिए। कोई भी लेखपाल मना नहीं कर सकते हैं पिता पक्ष की तरफ से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए। बस इतना कर सकते हैं कि आपसे आख्या के लिए बोलेंगे कि आप अपने ससुराल पक्ष से लेखपाल से, तहसील से लेखपाल से आख्या लगवा दीजिए, तो आप आख्या लगवा दीजिएगा। बाकी फिर आपके पिता पक्ष से वो जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर देंगे। वो मना नहीं कर सकते हैं, केवल आख्या मांग सकते हैं। वैकेंसी को लेकर के लगातार कोशिश चल रही थी। मंडे को भी कुछ बहनें गई थी लास्ट वीक में, और उसके बाद जनता दरबार में भी कुछ बहनें गई हुई थी और आप लोगों की मेहनत सफल हुई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक आपके पास आप मार्कशीट निकलवा लीजिएगा। रिजल्ट अगर आपका आ चुका है, मार्कशीट अगर आप नहीं ले पाए या फिर सर्टिफिकेट नहीं ले पाते तो उसमें फिर ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। लास्ट ईयर वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपका कंप्लीट हुआ रहना चाहिए एएनएम। .411 बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 0 से ऊपर कुछ भी रहे। अभी देखिए इसी पर बात करेंगे। इसके पहले भी 92-12 वाले भर्ती में भी कोर्ट केस हो गया था कि सीटें कम मिली हैं। अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे और लगभग 8-9 भर्तियों की नोटिफिकेशन दिखाएंगे आप सभी को कि अध्याचन कैसे आता है विभाग से, ठीक है। बाकी आपको आपके मन में कोई भी डाउट लगे कि हमें सीटें कम मिली है, बिल्कुल आप जाकर के आयोग में, विभाग में बात कर सकते हैं। हमारा पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन आप सभी के लिए है। संवैधानिक प्रावधान है, इसमें एक भी सीटें कम नहीं मिल सकती आपको, बशर्ते आपको ये समझना होगा कि अध्याचन आता कैसे है। अध्याचन में आई हुई सीटों पर आरक्षण नहीं देखा जाता है। अध्याचन जहाँ से आता है विभाग से, वहाँ से आपके आरक्षण की सीटें पूरी होनी चाहिए, वहाँ से एक भी सीट आपको कम नहीं मिलनी चाहिए। अदर स्टेट के अगर आप हैं, एनएचएम में आप ड्यूटी करते हैं, अगर आपके पिता के आधार पर देखा जाएगा अगर आप मूल निवासी झारखंड के हैं तो उस स्थिति में आप अदर स्टेट में कंसीडर होंगे, यानी कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा भले ही आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हो। पिछले साल की मार्कशीट का स्कोर नहीं दिखा रहा है। आप किस स्कोर की बात कर रहे हैं कि पीईटी वाले की, या फिर थोड़ा सा आप और स्पष्ट लिखेंगे मैसेज कमेंट तो फिर आपको रिप्लाई कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस अगर आप अनमैरिड हैं तो पिता पक्ष का शादी हो गई तो ससुराल पक्ष का आपका चल जाता है, केवल कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत है बस। रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने एग्जाम दिया हो, आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। पीईटी का पेपर देना चाहिए था आप सभी को। जब पता है आपको कि यूपी ट्रिपल एस से हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे परमानेंट वैकेंसी के लिए विदाउट पेड,
तो फिर आपको पीईटी ज़रूर देना चाहिए था। हालांकि दिक्कतें हो रही थी, दूर दूर सेंटर भेजे गए थे, फिर भी आपको देना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए हमने कई भर्तियों के नोटिफिकेशन यहाँ पे ले रखे हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे अध्याचन की सीटें कैसे आती हैं। ये नहीं है, ये दोबारा से यहाँ पर है। एक ये भी भर्ती है। कुछ भर्तियाँ हमने पेट वाली ली है, कुछ भर्तियाँ हमने विदाउट पेट वाली ली है, पुरानी नई सभी भर्ती, ताकि आप सभी को समझ में आ सके कि अध्याचन कैसे आता है विभाग से। अब देखिए इसमें बेसिकली अध्याचन इस प्रकार से आता है। मान लीजिए आपके विभाग में एएनएम का पद सृजित हुआ होगा जिस समय भी, उस समय सपोज दैट टोटल 1000 सीटें हैं, सपोज दैट विभाग में जहाँ से अध्याचन आता है आयोग को। यहाँ पर 400 सीटें हो गई यूआर की, अनारक्षित की। जनरल की कोई सीट नहीं होती, अनारक्षित की सीट होती है, जहाँ पर सभी वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट में आने पर फाइट करते हैं। अगर कोई ओबीसी एससी वर्ग की अगर कोई बहन है, अगर उनके नंबर अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे जनरल की मेरिट के बराबर, तो फिर वो जनरल में आ जाएंगे, यानी कि उनकी सीटें खाली हो जाएंगी। फिर उनकी सीटों पर किसी अन्य कैटेगरी की, यानी उसी कैटेगरी की किसी अन्य बहन का सिलेक्शन हो जाएगा। 100 सीटें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की हो गई, 270 सीटें ओबीसी की हो गई, 210 सीटें एससी की, और 20 सीटें यहाँ पर हो गई एसटी कैटेगरी की। बहुत ध्यान से आप सभी समझिएगा। ये सीटों का बंटवारा है उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के आधार पर, ठीक है। इसी प्रकार से सीटें डिवाइड होंगी, और 2019 से ईडब्ल्यूएस भी लागू है। अब इसमें मान लीजिए जनरल में सीटें खाली मिली विभाग से 200, आयोग को प्राप्त हुई 200 सीटें खाली। ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए यहाँ से 50 सीटें खाली मिली, ओबीसी में मान लीजिए यहाँ से 100 सीटें खाली मिली, और एससी में भी 100 सीटें खाली मिली, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आप सभी। अब ये पूरा ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 450 हो गया। और अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि हमें 100 सीटें मिली है एससी कैटेगरी में, तो अब यहाँ पर जो ये टोटल अध्याचन हुआ है 450, तो इसका हमें 21% चाहिए। तो इसका 21% नहीं देखा जाता है, ना ही इसका 27% देखा जाता है। ईडब्ल्यूएस की सीटें इसलिए पूरी 10% मिल जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे पिछली बार भी, चूँकि पहली बार ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ था, तो पूरी सीटें ही उनकी सृजित करनी पड़ी थी, उनके पदों का निर्माण किया गया था। फिर देखेंगे जितनी भी सीटें खाली रह गई थी, 299 सीटें पिछली वाली भर्ती में, तो वो सभी सीटें सभी वर्गों को दे दिया गया था। यानी कि वो सीटें अगर खाली रह गई ईडब्ल्यूएस की, तो उन सीटों को अनारक्षित मानते हुए उन सीटों पर जनरल, ओबीसी, एससी सभी बहनों का सिलेक्शन हुआ था उन पदों पर। तो इस बार क्या हुआ था कि सीधे सीधे पूरे पद ही, जितने टोटल पद सृजित हुए थे सामान्य वर्ग के, तो पूरे पद ही 100% के सापेक्ष 10% उनको सीटें दे दी गई, और बाकी ओबीसी और एससी वर्ग में जितने भी सीटें आपके विभाग से प्राप्त हैं, आपके कोटे की समस्त सीटों के अंतर्गत, ठीक है। तो आप इन अध्याचन के, अभी आप देखेंगे ये जो खाली पद मिले हैं, तो इन पदों को जोड़ने के बाद इनका प्रतिशत नहीं देखा जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर 435 सीटें एससी कैटेगरी के हैं, तो आप यहाँ पर 4892 का 21% नहीं करेंगे, ऐसे नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दुविधा लगे तो आप प्लीज़ आप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, आप आयोग जाकर के या फिर विभाग जाकर के बिल्कुल आप पता कर सकते हैं, और हमारा पूरा सपोर्ट आप सभी को है। एक भी सीटें किसी भी वर्ग को कम नहीं मिल सकती हैं, ये संवैधानिक प्रावधान है, और संवैधानिक कोई भी प्रावधान से कोई भी सिस्टम सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर 4892 सीटों का 21% निकालेंगे तो यहाँ पर सीटें ज़्यादा आएंगी, यहाँ पर ये सीटें ज़्यादा आएंगी। अब मान लीजिए सपोज दैट आपके विभाग में सपोज दैट टोटल 1000 सीटें हैं एससी कैटेगरी की, और यहाँ से मान लीजिए आपको 435 सीटें मिल गई। फिर आपने क्या किया कि 4892 का आपने 21% निकाला, सपोज दैट ये सीटें बढ़ करके 500 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये सीटें वापस आएंगी तो ये सीटें कितनी हो जाएंगी, 1000 से ज़्यादा हो जाएंगी, जबकि आपके कोटे की सीटें कितनी मिलनी चाहिए, 21% सीटें ही मिलनी चाहिए। पहले आप सभी देखेंगे तो 50% अनारक्षित की सीटें होती थी, जहाँ पर आप सभी को मौके मिलते थे, जनरल को भी, ओबीसी को भी, एससी को भी। अब ये सीटें 40% हो गई, यानी कि 10% मौके कम हो गए सभी के लिए, बल्कि इसमें से 10% मौके सीधे सीधे सामान्य वर्ग के उन अभ्यर्थियों को मिल गया जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का नुकसान हुआ है 10% का यहाँ पर, लेकिन आपके जो कोटे की सीटें होती है वहाँ से एक भी सीट का नुकसान आप सभी का कभी नहीं होता है। और अगर ऐसा आप समझ लीजिए कि
कितना बड़ा ये इलीगल चीज़ हो जाएगा। तो ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी वेरिफिकेशन में, सत्यापन में, अध्याचन में हो सकता है कि वहाँ पर कोई ह्यूमन एरर हुआ हो, त्रुटि हुई हो, तो वहाँ पर बिल्कुल उन सीटों को सही किया जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे एक टीचर की वैकेंसी हुई थी 69,000 वाली, तो इसमें टोटल जितने पद समायोजन वाले रद्द हुए थे, तो उन सभी पदों पर नए सिरे से आरक्षण को देखा जाना था, क्योंकि वहाँ पर वो सारी सीटें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भरी जानी थी। लेकिन अगर यही होता कि पहले से सपोज दैट 1 लाख सीटें हैं और इन 1 लाख सीटों में जो भी पद खाली मिलते हैं, मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड कर दी जाएंगी, फिर वहाँ से जो भी सीटें खाली मिलती फिर उन पदों को जोड़ करके अगर नोटिफिकेशन जारी करना होगा, तो उन समस्त पदों के आधार पर दोबारा से आरक्षण की गणना नहीं की जाती है। आप इस चीज़ को एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए सपोज दैट ओबीसी के लिए, सपोज दैट यहाँ पर कि 1,000 सीटें हैं ओबीसी की आपके विभाग में 27% आरक्षण के अंतर्गत, और मान लीजिए यहाँ से 400 सीटें आपकी भर्ती में दी गई हैं, और मान लीजिए टोटल जितनी भी सीटें नोटिफिकेशन में आया और वहाँ पर आपने नोटिफिकेशन की सीटों का 27% निकाला, तो मान लीजिए आपको वहाँ पर 500 या फिर 600 सीटें मिल गई, तो यहाँ से सीटें आपको 400 ही मिलनी चाहिए थी। अगर इन सीटों को वापस अगर आप इतने अगर अभ्यर्थी सिलेक्शन पा करके दोबारा से अगर अपने विभाग में जाएंगे, तो यहाँ पर सीटें कितनी हो जाएंगी, 1200 हो जाएंगी, जबकि सीटें कितनी होनी चाहिए, 1,000 होनी चाहिए। मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपकी सीटों की गणना दोबारा से आपके विभाग में ही की जाती है। यही वजह है कि जो भी नोटिफिकेशन में जितनी भी कैटेगरी वाइज सीटें रिक्त पद आते हैं, तो उन पदों को विभाग से ही कैटेगरी वाइज देखा जाता है कि कितनी सीटें किस वर्ग की खाली हैं, और ओवरऑल उन सभी पदों को जोड़ करके नोटिफिकेशन के लिए ओवरऑल रिक्त पदों का एक डाटा आप सभी के सामने आता है, तो वहाँ से आप फिर से आरक्षण की गणना नहीं कर पाते हैं। ये पिछली वाली भर्ती है 92-12 की, आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आई थी। ओबीसी की सीटें मतलब 92-12 पदों के सापेक्ष अगर आप देखेंगे आरक्षण, तो यहाँ पर सीटें आपको कम दिखेंगी, एससी की, ओबीसी की। और कई बार क्या होता है कि सीटें ज़्यादा भी मिल जाती हैं, यानी जैसे जिस स्थिति में पद खाली हो, जैसे हम कोई एक भर्ती अभी आपको बता रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ पे जो है ओबीसी की सीटें सबसे ज़्यादा हो गई थी, तो जितना अध्याचन मिलेगा उस पर ये नहीं कि जनरल के अभ्यर्थी ये नहीं कह सकते कि ओबीसी को सीटें या ज़्यादा क्यों दी गई, क्योंकि उनके कैटेगरी में सीटें खाली थी, इसलिए उनका अध्याचन ज़्यादा आ गया। ये भर्ती है वन दरोगा की। अगर आप इसमें देखेंगे टोटल 701 पद हैं, पहली बार ईडब्ल्यूएस, तो 70 सीटें ईडब्ल्यूएस की सीधे सीधे यहाँ पर हो गई, और ओबीसी की 163 सीटें हैं, एससी की 20 सीटें हैं, सॉरी 160 सीटें हैं, और एसटी की 20 सीटें हैं। अगर आप 701 का अगर आप निकालेंगे 21% कितना आएगा लगभग, तो यहाँ पर देखेंगे तो 147 सीटें आएंगी। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 701 सीटें हैं, एससी टोटल सीटें हैं, और एससी कैटेगरी के लिए 21% करने पर 147 सीट आई, जबकि यहाँ पर सीटें कितनी हैं, 160। तो अब आप सभी के मन में आएगा कि यहाँ पे तो हमें ज़्यादा सीटें मिल गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीटें आपको आपके कैटेगरी की ही मिली हैं, लेकिन 160 सीटें खाली थी आपके कैटेगरी में, आपके विभाग से, इसलिए 160 सीटों का रिक्त पदों का आपको मिल गया डाटा आपके अध्याचन में। तो 701 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा सीटें मिल गई एससी कैटेगरी को, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि 701 सीटों के सापेक्ष 21% एससी के लिए या फिर ओबीसी का 27% नहीं देखा जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर 701 का 27% कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 189 आएगा। और जबकि यहाँ पर देखेंगे सीटें कितनी मिली हैं, 163 सीटें मिली हैं। तो ये सीटें आपके विभाग में देखी जाती हैं कि आपके विभाग में टोटल कितने पद हैं आपके 27% के अंतर्गत, तो वहाँ से जितना पद खाली होता है वही सीटें अध्याचन में अलग अलग आती हैं। फिर इनको जोड़ने के बाद अगर आप इसके सापेक्ष देखेंगे आरक्षण, तो फिर वो प्रक्रिया गलत हो जाती है, इसके सापेक्ष नहीं देखा जाता है। और देख लीजिए आप सभी पुरानी भर्ती जो है जिसमें ईडब्ल्यूएस लागू नहीं हुआ था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1527 पद यहाँ पर है, 1527। ओबीसी कितना है, 370, 1527 का 27% कर लीजिए, तो ये आएगा 412 सीट, जबकि यहाँ पर सीट कितनी है, 369, क्योंकि यहाँ पर 370, तो क्योंकि यहाँ पर 1527 का नहीं देखा जाता है। जितनी सीटें आपके विभाग से आपके अध्याचन में, आपके कैटेगरी में जितनी सीटें अध्याचन में रिक्त पद आए रहेंगे, तो वही पद नोटिफिकेशन में ओवरऑल में जोड़ करके आता है। फिर यहाँ पर देखिए 80 में देखिए 296 है, तो 1527 का 296 यानी 1527 का 21% करके देखते हैं,
तो ये मिल गया 320। तो ये सीटें भी यहाँ पर देखेंगे तो इसके सापेक्ष कम है, क्योंकि इसके सापेक्ष देखा ही नहीं जाता है। ये लेखपाल की भर्ती, इसका भी देख लीजिए आप सभी, 8085 पद हैं और इसका पहले 27% करते हैं, कितना आएगा देखिए, 8085 का 27%। ये मिल गया 2183 सीटें, 2183। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो 2174 सीटें हैं। एससी का भी देख लेते हैं ऐसे ही, 8085, 21% करेंगे इसका। तो ये आ गया 1697, 1698। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो एक सीटें, 8 सीटें यहाँ पर भी कम है एससी कैटेगरी की। तो ये सीटें 8085 पदों के सापेक्ष 27%, 21% नहीं देखा जाता है, बल्कि जो ओवरऑल जितने भी रिक्त पद होते हैं, जितने भी सृजित पद होते हैं, उनमें कितने रिक्त पद होते हैं, तो वही पद अधियाचन में आयोग को प्राप्त होते हैं। आप एक बार और फिर से समझ लीजिए, 1000 सीटें आपकी टोटल हैं सृजित पद ओबीसी कैटेगरी के, मान लीजिए 400 पद यहाँ से खाली मिले अधियाचन में आयोग को प्राप्त हुए, और यहाँ पर जो है टोटल जितनी भी सीटें थी, आपने जब उन सीटों का 27% निकाला तो मान लीजिए यहाँ पे 600 मिल गई, तो आपने कहा कि हमको 600 सीटें मिलना चाहिए। जब दोबारा जब आपकी 600 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए, फिर आप विभाग में चले गए अपने ज्वाइनिंग लेकर के, तो यहाँ पर सीटें 400 निकली थी, जबकि यहाँ पर सीटें ऐड कितनी होने जा रही हैं, 600 ऐड होने जा रही है, मतलब कि यहाँ पर 1000 से सीटें 200 बढ़ जाएंगी। तो ये 200 सरप्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी सीटें आपके लिए सृजित हैं पहले से, उतने ही पद आपके लिए रहेंगे। अगर अभी भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिएगा, एक बार नहीं हम 10 बार इन चीज़ों को देखेंगे, और कहीं से भी अगर एक भी सीटों को लेकर के अगर डाउट लगे आप सभी के मन में, तो बिल्कुल आप लोग आयोग में परिवार कल्याण विभाग में जाकर के वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, बात कर सकते हैं कि सर सीटें हमारी किस प्रकार से, कितनी सीटें खाली हमको बताई जाए। आप उसमें आरटीआई लगा सकते हैं कि सर हमको हमारी सीटें बताई जाए, कितनी हमारी सीटें हैं, सृजित पद हैं, कितने पद खाली थे, क्या हमारा आरक्षण पूरा हुआ है। आपको थोड़ा भी डाउट लगे, बिल्कुल आपको, आपका हक है जानने का। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।